नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है राठौर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पटना में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे बिहार दरोगा की पीटी मेंस और फिजिकल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यूट्यूब चैनल पर पीटी और मेंस की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको सारे फैकल्टी एक से एक बेहतर देखने को आपको मिलेगा। साथियों, आपने पिछले की क्लास अगर देखा होगा तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करा है और हम लोगों ने साइंस के सिलेबस को डिस्कस करा है। आज हम आपको पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम यह बताने का प्रयास करेंगे आपको कि पॉलिटी आपके बिहार दरोगा के सिलेक्शन में किस तरह से भूमिका निभाता है। साथियों, जैसा कि हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे महादेव बैच, जो कि बिहार दरोगा के लिए आपके लिए एक वरदान साबित होगा और यह पूरा क्लास बिल्कुल फ्री चलेगा राठौर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पहली बार ऐसा पटना में होगा कि आपकी पॉलिटी का, जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, यहाँ पे एक अनोखा अंदाज आपको पढ़ाने पढ़ाने का दिखेगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूरे पटना में आप देख लेंगे या पूरे बिहार में अगर देखें तो कभी नहीं ऐसा हुआ है कि सीधा स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉलिटी जो है वो छप जाए। इस तरह से हमारे सिलेबस को डिजाइन किया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सीधा दिमाग में दिखे और दिमाग में छप जाए। वो आपको सिलेबस में भी दिखेगा और आगे क्लास में आपको दिखेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा आप क्या करवाने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करवाने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है आपके सिलेक्शन दिलाने में। साथियों, अगर पिछले 2008 से अगर पेपर एनालिसिस किया जाए तो मुझे दिखता है कि 2008 से लेकर के 2022 तक का जो ट्रेंड रहा है, लगभग 199 क्वेश्चन, दैट मीन्स 11% का ट्रेंड रहा है ना। लेकिन पिछले जो है 2 वर्षों से अगर देखा जाए 2023 और 2024 में, यहाँ पे जो है क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ा है और 11% से बढ़ करके 13.5% तक आ चुका है। दैट मीन्स हो सकता है कि आने वाला समय में आपको यह क्वेश्चन और भी देखने को मिले। मेरा अनुमान है कि यह क्वेश्चन आपको 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, ये तो देखेंगे ही कितना क्वेश्चन आया है। लेकिन मेरा एक बात का गारंटी है कि 15, अगर मान लीजिए 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं 1% एक क्वेश्चन का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% क्वेश्चन आपके नोट्स से आएगा, आपके कॉपी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। साथियों, बोले कैसे कैसे संभव होगा, वो हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो आपको ग्राफ के माध्यम से भी यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाता है। यहाँ आप अगर आप देख पा रहे हैं तो जो इंडियन पॉलिटी है ये आपको ग्राफ में 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर आता है। दैट मीन सबसे जो अधिक वेटेज है वो हमारे करंट अफेयर्स का है और उसके बाद जो है देखें सेकेंड नंबर पे हिस्ट्री का है और तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी का है तथा चौथे नंबर पे पॉलिटी का है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है वो बहुत ही व्यापक है और आपके सिलेबस में केवल इंडियन पॉलिटी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है और पॉलिटी में बहुत ज्यादा का अंतर है, यानी कुल पॉलिटी को अगर मिला दिया जाए फिर भी पूरे पॉलिटिकल साइंस का मात्र 10% भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं जिसको मेंस देना होता है, वो भी ऑप्शनल में, तो वो उनको पढ़ना पड़ता है। जब आप ऑप्शनल के क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखेंगे, जो मैंने बताया आपको कि पहली बार ऐसा हो रहा है, अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा पॉलिटिकल में, जो पॉलिटी है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में, अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा। कैसे हम लोग आपके दिमाग में सीधा छाप दें, एक नए अंदाज दिखेगा जो कि आज तक बिहार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये एक नया पैटर्न, नया तरीका पढ़ाने का निकाला गया है। देखिए, ये जो हम पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, हम इसको जो है 8 भागों में बांट करके देखेंगे। 8 भागों कौन कौन सा है, तो पहला हम लोग देखेंगे संवैधानिक ढांचा।
है ना, कि संवैधानिक ढांचा को हम देखेंगे, और दूसरी भाग में हम लोग कार्यपालिका को देखेंगे, तीसरी भाग में हम लोग विधायिका को देखेंगे, चौथा भाग में जो है हम न्यायपालिका को देखेंगे। अच्छा, जहाँ हम जो भाग बोल रहे हैं तो भाग में से वो भाग नहीं जो आप भाग एक भाग दो में पढ़ते हैं, भाग एक में जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, भाग दो में जो नागरिकता है, या फिर भाग तीन में जो मौलिक अधिकार है, हम उस भाग की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरी पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को इस 8 बैकग्राउंड पे हम लोग बांट रहे हैं, 8 आधारों पे हम लोग पढ़ेंगे, यानी 8 भागों में बांट करके इसको पढ़ेंगे। तो हो गया हमारा संवैधानिक ढांचा, हो गया कार्यपालिका, हो गया विधायिका, हो गया न्यायपालिका, हो गया, और इसके बाद हो जाएगा संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय के बाद हम लोग पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, और इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये आगे जो और हो जाएगा अन्य संवैधानिक आयाम हो जाएगा, या फिर अन्य संवैधानिक संस्था हो जाएगा, हम उस लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद भी जो भी कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे हम लोग उसको विविध में देखेंगे, कैसे कैसे कवर होगा। आप बोलेंगे नहीं, आज तो एक अलग ही पहले से जो पारंपरिक ट्रेंड चलता था कि कोई भी टीचर आए और आर्टिकल 1 से पढ़ाना शुरू कर देता था, या भाग 1 उठाया, उसके बाद भाग 2 उठाया, भाग 3 उठाया। वो ट्रेंड हम लोग तोड़ना चाहते हैं, और एक ऐसा तरीका अपनाना चाहते हैं जहाँ पे बच्चों को ज्यादा रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़े और कंपेरिजन के साथ में पढ़े। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है जिससे आपके दिमाग में सीधा छप जाए। वो कैसे होगा हम आगे स्लाइड में आपको बताते हैं। देखिए, जब हम लोग संवैधानिक ढांचा पढ़ेंगे, यहाँ तक तो आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, जहाँ पे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो हमारा भारत आजाद जो हुआ है 1947 के अधिनियम तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जितने भी अधिनियम आया है हम लोग पूरे अधिनियम को 2 भागों में बांट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान का आयोग का गठन हुआ, किस प्रकार से क्रिप्स मिशन आए, उनकी बातों को खत्म कर दिया गया, लोग नहीं माने, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था उसकी भी बातों को नहीं माना गया। फाइनली जो कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव के आधार पर हमारा देश का जो संविधान है वो बनकर के फाइनली तैयार हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के हमारे प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं। आपने सुना होगा कि भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक है और साथ ही गणतंत्रात्मक है। तो लोकतंत्र में और गणतंत्र में बेसिक क्या अंतर है, उन अंतरों को हम लोग पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। और आपने एक चीज और समझा होगा या सुना होगा कि जो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में और भारत की संसदीय प्रणाली में किस प्रकार का अंतर है, क्या अंतर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो है आप पढ़े होंगे जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन फिर भी अमेरिका के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र में आपको अंतर देखने को मिलेगा। वो क्या अंतर है वो हम आपको इसमें बताएंगे। और जो भारत की जो संविधान, इसमें और भी कई विशेषताएं, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना क्योंकि आज तक किसी भी देश के संविधान में 395 अनुच्छेद से ज्यादा किसी में नहीं है। इसलिए शब्द के आधार पर भी अगर हम देखें और अनुच्छेद के आधार पर भी हम देखें तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इनके अलावा भी और भी कई विशेषताएं होती है जिनको हम लोग आगे क्लास में देखते चलेंगे। इनके साथ साथ हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि जब प्रस्तावना को पहले तो संविधान का अंग ही नहीं माना जाता था, बाद में कई सारे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज हुई, उस पर सुनवाई हुई, फाइनली जाकर के केशवानंद भारती केस में जो है इनको जो है संवैधानिक दर्जा मिला, और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है बल्कि संविधान का एक अभिन्न अंग है, और यह जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे समाजवाद, उसके बाद जो है लोकतंत्र, गणतंत्र पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे। ये जो पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है, आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है, उन आपके जो कंफ्यूज को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको पता चले कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष कैसे एक दूसरे से अलग है, अगर अलग है तो वो क्या अलग है, और समानता है तो दोनों में क्या समानता है, वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 में आप पढ़ते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, हम लोग चारों आर्टिकल को देखेंगे, किस प्रकार से कि भारत का जो क्षेत्रफल है उनको किस प्रकार से विभाजन किया गया है। कैसे पहले तो ABCD राज्य करके हुआ करता था, उनको फिर हटा करके हम लोग एक अलग से राज्य का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और फिर उन्होंने उनके सुझाव के आधार पर कई राज्य में बांटा, और फिर कई यूटी आए, यूनियन टेरिटरी आए, और जो है इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिर अगर अगले भाग में हम देखें हम लोग नागरिकता का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है
प्रभावी हुआ था नागरिकता, कैसे हम लोग जब भारत आज़ाद हुआ था तो आर्टिकल 5, 6, 7 को पहले लागू कर दिया गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था, तो आपको वो भी पता चलेगा हमारे क्लास में कौन सा लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो मूल अधिकार है ना साथियों, मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा संवैधानिक ढांचा में। मूल अधिकार में जो उन्होंने आपने पढ़ा है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपके जो नजरिया है मूल अधिकार पढ़ने का, जो आपका दृष्टिकोण है वो पूर्णतः आपके बदल जाएंगे पढ़ने के बाद। अब इसमें क्या नया पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको आगे क्लास में दिखाएंगे जब आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने केवल सुना है या फिर किसी ने तो नहीं सुना भी नहीं होगा, ऐसे चीजें हैं वो आपको इसमें बताएंगे। आर्टिकल अगर हम 21 की बात करें तो लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो है यह आदेश आ रहा है और उनके जो व्याख्या होते हैं तो उनके द्वारा अनुच्छेद 21 का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कई डायमेंशन आज भी उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, उन सभी डायरेक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में क्या बेसिक अंतर है, दोनों में क्या समानता है, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सिद्धांत है जो कि गांधीवादी सिद्धांत है, कौन सा समाजवादी सिद्धांत है, कौन सा पूंजीवादी सिद्धांत है और कौन सा मिश्रवादी सिद्धांत है। उन सारे सिद्धांत को हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की हम बात करें तो हमारे अधिकार के साथ साथ में हमारे संविधान में जो है कुछ कर्तव्य को भी डिसाइड किया है। अगर संविधान यानी देश अगर आपको कुछ अधिकार देता है तो बतौर नागरिक आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहीं पे हम लोग केंद्र राज्य संबंध के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों का कैसा संबंध होता है, अगर दो राज्य का जो विवाद होता है वो कैसे कहाँ पे चला जाता है, उसमें किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। अगर दो नदियों का अगर कहीं विवाद है तो वहां पे क्या करते हैं और इसमें ये भी हम लोग पढ़ेंगे विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है, इन सारे संबंधों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और साथ ही साथ इसमें हम लोग वित्तीय संबंध को डिटेल से देखेंगे। मैं साथियों दावे के साथ में कह सकता हूँ आपने आज तक जो पॉलिटी पढ़ा है आप एक बार यहाँ से इस संस्था से पॉलिटी पढ़ के देखिए, अगर आपका नजरिया न बदल दिया जाए, अगर आपका दृष्टिकोण न बदल दिया जाए तो फिर आप जो कहें वो। ठीक है, आगे हम देखें तो इसके बाद का जो टॉपिक आता है सर, अरे यार रिकॉर्ड हो रही, स्टॉप रिकॉर्डिंग करिए इसको मान लो। चलिए आगे हम बताते हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि केंद्र राज्य संबंध में जो है हम लोग तीनों संबंध को समझ लिए थे कि हमें इसमें 3 प्रकार के संबंधों को पढ़ना है। वो विधायी संबंध था, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और अंत में था हम लोग वित्तीय संबंध। आपने सुना होगा कि कई बार जो है जो जितने राज्य हमारे स्टेट हैं उन्होंने जो केंद्र के ऊपर जो है अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र जो है हमारा पैसा नहीं देता है। उसका पैसा गया कहाँ भाई, कौन सी पैसा की बात करता है, हम लोग सारी चीजों को इसमें समझेंगे। जो आपने टैक्स दिया तो टैक्स तो आपने जब भरते हैं जीएसटी के तौर पे तो उसमें 2 जीएसटी आती है, एक तो सेंट्रल सरकार की जीएसटी आती है, एक राज्य सरकार की जीएसटी आती है। इसके अलावा भी जितने भी आप टैक्स देते हो इसका टैक्स चल जाता है केंद्र सरकार के पास में। उस टैक्स में से कई सारे परसेंटेज जो है अलग अलग आयोगों ने रिकमेंड किया सरकार को, कई 40%, कभी 45%, कभी 50%, ये डिपेंड करता है कि राज्य की स्थिति क्या है, उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनको बंटवारा किया जाता है वित्त पे। हम लोग सारी संबंधों को जो है इसमें केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे। यकीन मानिए साथियों आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें पढ़ करके और आपको एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम संवैधानिक ढांचा में ही पढ़ लेंगे संवैधानिक संशोधन या संविधान में संशोधन कैसे होते हैं। आपने पढ़ा होगा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत के साथ में फिर हम जो विशेष बहुमत के साथ में ऐड और कर लेते हैं जहाँ पे राज्य की अनुमति लेनी पड़ती है। तो कौन सा बिल है जिसमें साधारण बहुमत से काम हो जाएगा, वो कौन सा बिल है जिसमें जो है विशेष बहुमत लेना पड़ता है, और वह कौन सा बिल होगा जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ हमारे राज्यों की भी सहमति लेना आवश्यक हो जाती है। उन सभी
संशोधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन में। ये सारी चीजें जो हम लोग केवल पढ़ लेंगे संवैधानिक ढांचा में। ठीक है साथियों, तो ये हमारा केवल एक पार्ट है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो है संविधान को हम पूरे 8 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, और 8 भागों में से हमारा पहला भाग है संवैधानिक ढांचा। दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो स्ट्रक्चर है, हम लोग सारी चीजें में पढ़ लेंगे एक बार में। किस प्रकार से हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, कैसे संविधान निर्माण हुआ, हमारी विशेषता क्या है, प्रस्तावना क्या कहता है, जो है भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ से बदलेंगे, उसके बाद क्या बदलेगा आपका, आप देखेंगे यहाँ पे मूल कर्तव्य के बाद हम लोग केंद्र राज्य संबंध को ले आए हैं। संविधान संशोधन यहीं पे आपको लगे हाथ पढ़ा देंगे, आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, वो आपको क्लास में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जब आप आगे देखेंगे क्या परिवर्तन आया है, बेसिक परिवर्तन जो मैं कह रहा था कि पूरे पटना में या पूरे बिहार में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगा, वो है हमारे यहाँ से देखेंगे। आपको देखने को मिलेगा जब हम कार्यपालिका पढ़ते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा, जब कार्यपालिका पढ़ते हैं तो आप राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ लेते हैं, एक साथ अलग अलग पढ़ लेते हैं। फिर जब आपको राज्य में पढ़ना होता है, फिर आप वहां पे अलग मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, फिर वहां आपको राज्यपाल पढ़ना पड़ता है, महाधिवक्ता पढ़ना पड़ता है। क्यों भाई, जब मुझे सारे चीज को पढ़ना ही है, क्यों नहीं हम एक ऐसा तरीका निकालें जिससे दिमाग में आसानी हो लोड करने में। तो हम लोग उसी तरीके को फॉलो करेंगे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो यहीं पे हम उपराष्ट्रपति के साथ साथ में राज्यों के राज्यपाल को भी पढ़ लेंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक विशेष बदलाव किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगी इसमें। जब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे तो वहीं पे हम आपको राज्य का भी निर्वाचन, राज्यपाल का भी निर्वाचन के बारे में बता देंगे। जब हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अहर्ताएं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम आपको राज्यपाल के भी अहर्ताएं के बारे में पढ़ाएंगे और इनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ाएंगे। यह भी हम जब हम राष्ट्रपति के कार्य के बारे में पढ़ाएंगे, उनका क्या क्या कार्य है ना, तो वहीं पे हम आपको राज्यपाल के भी कार्य को वहीं पे पढ़ाएंगे एक साथ। जब आप कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स कितना आसान है और कितने मजेदार है। क्यों हम एक ही चीज को बार बार पढ़ें भाई, ठीक है ना। इस चीजों से बचने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाएं तो एक बगल में आपको राष्ट्रपति पढ़ाएं और उसी स्लाइड में आपको अगले ही पार्ट में जो है इस प्रकार से आपको राज्यपाल पढ़ाया जाए। ठीक है ना, इसमें सारी चीजों को हम लोग एक साथ में कवर कर देंगे। क्या कवर करेंगे, सारी बातें, जैसे देखिए कि इसके जो है अहर्ताएं क्या है, अर्थात कौन राष्ट्रपति बन सकता है, अहर्ताएं। ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी अहर्ताएं क्या होनी चाहिए। और जब यहाँ अहर्ताएं पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग राज्यपाल के भी अहर्ताएं को पढ़ लेंगे कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो वहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, है ना। इसके कार्य क्या है, तो हम लोग राज्यपाल के भी कार्य है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, किस प्रकार से केंद्र का जो है एकमात्र प्रतिनिधि हमारे राज्य में होता है, वो जो राज्यपाल होता है, कैसे जो है केंद्र सरकार उस राज्यपाल के माध्यम से पूरे राज्य को जो वह कंट्रोल करता है, कैसे वहां पे अपना प्रतिनिधि भेज करके राज्य को अपने फेवर में बना करके रखता है, वो हम जो इसमें पढ़ाएंगे, आपको अलग नजरिया देखने को मिलेगा। साथ ही जब आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे होंगे तो वहीं पे हम आपको मुख्यमंत्री भी पढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री का जो देश में कार्य है जस्ट उसी प्रकार से हमारे राज्य में एक मुख्यमंत्री का कार्य है। फिर हम क्यों हम अलग अलग पढ़ें, अलग अलग क्यों हम अपने माथे पे एक बोझ लेकर के चले, है ना। तो प्रधानमंत्री के सारे कार्यों को हम लोग एक साथ देखेंगे, वहीं पे हम लोग मुख्यमंत्री के सारे कार्यों को एक साथ देखेंगे। जब हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं तो वहीं पे हम लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति की भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होगा। ठीक है, और यहीं पर हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि केंद्र का मंत्री परिषद, है ना, राज्य का मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के साथ में पढ़ते होंगे। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को साथ में पढ़ेंगे। जब हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो इन मंत्री परिषद में केंद्र के साथ साथ हम लोग राज्य के भी मंत्री परिषद को एक साथ पढ़ लेंगे। ये आपको बड़े बदलाव इसमें से देखने को मिलेगा। इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, और कार्यपालिका में क्या होता है साथियों, हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक एक साथ में हम लोग सारी कार्यपालिका को कवर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद कोई कार्यपालिका है ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ग्राम प्रधान और यहाँ से मेयर तक। इसके अलावा भी अगर चाहे, अगर हम महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी, चाहे महान्यायवादी की बात करें, चाहे फिर वह राज्य में महाधिवक्ता की बात करें, उन सभी चीजों को हम लोग एक साथ यहीं पे देख लेंगे। दैट मीन्स कार्यपालिका फिनिश हो जाएगा हमारा
एक बार में। हमको अलग अलग नहीं पढ़ना है, राज्य का कार्यपालिका अलग, बिहार का ये केंद्र का राज्यपालिका अलग, स्थानीय सरकार का कार्यपालिका अलग, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तो एक साथ हम लोग सभी कार्यपालिका को पढ़ेंगे। ये बदलाव अब मैंने किया है और यह बदलाव आपको दिखेगा। और इसके साथ जैसे हम लोग कार्यपालिका के साथ में जब विधायिका पढ़ेंगे, अगर स्लाइड में देखते हैं विधायिका, जब हम लोग विधायिका को पढ़ेंगे तो विधायिका में हम केंद्र की भी विधायिका को देखेंगे और राज्य के भी विधायिका को देखेंगे। विधायिका का काम क्या है भाई? विधायिका का काम है कानून बनाना। अगर केंद्र सरकार की विधायिका, दैट मीन्स अगर हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद पूरे देश के लिए कानून बना रहा है। जो रूल वहां पे होते हैं, कैसे बिल पारित होगा, कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, कैसे वोटिंग होता है, कौन सा बिल पारित होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो उस बिल का क्या होता है, क्या होगा अगर कोई राज्यसभा में बिल पारित हुआ और लोकसभा भंग हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा। ऐसे सारे कंडीशन को हम लोग देखेंगे। एक अलग मजा आएगा आपको साथियों पढ़ करके। जब हम लोग यहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग राज्य विधानमंडल भी पढ़ लेंगे कि जिन राज्यों में विधान परिषद है हम लोग विधान परिषद को भी पढ़ लेंगे, और जहाँ पे नहीं है तो वहां पर हम लोग केवल विधानसभा को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग विधायिका में उन तीनों चीजों को देख लेंगे, संसद को देख लेंगे और राज्य के विधानमंडल को भी देख लेंगे। साथ साथ में जो स्थानीय सरकार की बात करें, जहाँ पे ग्राम सभा होता है, यानी पंचायत में जो ग्राम सभा होता है वहां पे पंचायतों के लिए कानून बनाए जाते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक साथ में देख लेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ करके। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको, अगर आप इस ट्रेंड से पढ़ते हैं। आपने मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कौन सी बुक पढ़ी है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, आप कोई भी बुक आप पलटा करके देख लो, चाहे आप लक्ष्मीकांत की देख लो, चाहे एनसीईआरटी देखो, चाहे आप डीडी बसु देखो, सुभाष कश्यप देखो, चाहे कोई भी आप बुक देख लो, आपको इस पैटर्न पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक नया तरीका मैंने आपके लिए आगाज किया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीजों को समझ में आए और इस बार आपकी एक वर्दी आपके नाम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये सारी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है साथियों। बस आपकी आवश्यकता है कि आप इस चैनल पर लगातार धैर्य के साथ पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें और इस चैनल को लगातार आप फॉलो करते रहे। यहीं पे हमको सारी एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग सारी क्वेश्चन को देखेंगे, ना सिर्फ बिहार दरोगा का बल्कि इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछी गई हम लोग वो सारे क्वेश्चन को भी एक साथ में डिस्कस करेंगे। बिहार पुलिस में भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है उन सारी क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ में देखेंगे। इसके साथ भी आपको एक अलग से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो भी आपको हम लोग साथ साथ में कराते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। विधायिका के बाद आपने 2 अंग देख लिया। सरकार के समांतर साथियों 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आपने कार्यपालिका को देख लिया, विधायिका को देख लिया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यायपालिका को पढ़ेंगे। सेम साथियों हम लोग वही पैटर्न को फॉलो किया है। जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे, क्यों हम एक बार अलग से सुप्रीम कोर्ट पढ़े, फिर क्यों हम लोग अलग से राज्य में हाई कोर्ट को पढ़े, क्यों हम लोग जिला न्यायालय को पढ़े? नहीं, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसी साथ के में साथ हमको उच्च न्यायालय को भी पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और वहीं पर हम लोग जिला न्यायालय को भी पढ़ेंगे। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की योग्यताएं की बात करेंगे तो वहीं पर हम लोग राज्य के उच्च न्यायालय के योग्यता के भी बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके वेतन की बात करेंगे तो हम इसके भी वेतन के एक साथ में बात करेंगे। अगर हम इसकी अर्हताएं की बात करेंगे तो इसकी भी अर्हताएं की बात करेंगे। इसके शक्तियों की बात करेंगे, हम इसके भी शक्ति को एक साथ बात करेंगे। ठीक है, जिला न्यायालय सेम हम लोग सभी चीजों को एक साथ में एकदम कंपैरेटिव तरीके से आते होता है ना, तुलनात्मक अध्ययन। जब भी आप चीजों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके पढ़ते हैं तो ये दिमाग में सीधा आपको छप जाता है और यही तो आपको करना है ताकि एग्जाम में आपको सीधा रिलेट कर पाए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके को आगाज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ने में तो बहुत मजा आ ही रहा है। ठीक है, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे देखेंगे और आगे क्या बदलाव किया है, मैंने सभी संवैधानिक संस्थाएं को, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, मैंने उन सभी को एक साथ में कर लिया है। जैसे हम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, साथियों अक्सर भी देखते हैं कि ये कभी भी जब भी इलेक्शन होता रहता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो राज्य में विधानसभा का इलेक्शन हो, या विवादों में चला जाता है। कहते हैं कि विपक्ष जो है इसके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये जो इस फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो राज्य में बिहार का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि क्यों, इसमें क्या रिफॉर्म कर रहा है। हम लोग सारी चीजों को इसमें निर्वाचन आयोग में पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से सदस्य, पहले कैसे, पहले 1 सदस्य हुआ करता था, बाद में अभी वर्तमान में 3 सदस्य हो गए। वो कौन सा प्रमुख होगा, 2 कैसे सहायक कम करते हैं, पूरा सिस्टम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आपको मतदाता का अधिकार कैसे मिला, उन चाहे सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ लेंगे निर्वाचन आयोग में। डेट में जितने भी संवैधानिक संस्था है सभी को हम लोग एक साथ में इसमें देखेंगे।
इसके साथ ही साथ जो दूसरा जो संवैधानिक निकाय होता है वो होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको लोग आप लोग यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। यहीं पे हम लोग साथ ही साथ उसको देख लेंगे। जब हम लोग संघ लोक सेवा आयोग को देखेंगे तो वहीं पर हम आपको एक साथ में एक ही स्लाइड पे कंपेरिजन करेंगे राज लोक सेवा आयोग के। तो राज लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होते हैं, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होते हैं, क्या योग्यताएं होती है, क्या अर्हताएं होती है, उन सभी चीजों के हम लोग एक साथ में देखेंगे। इसका कार्य क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या होती हैं, वहीं पर हम लोग इसके कार्य और इसके शक्ति को भी आपको एक साथ में दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में सीधा क्या हो, छप जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ लेंगे फाइनेंशियल कमीशन, दैट मींस वित्त आयोग को भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, और वित्त आयोग से संबंधित जितने भी कमेटी बनाई गई है उन सारी कमेटियों को हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी जो परिषद हुआ है, जीएसटी परिषद को भी हम लोग यहीं पे संवैधानिक निकाय में साथ में पढ़ लेंगे। और जब जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें आपको बताएंगे किस प्रकार से जीएसटी को है, अब सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, कॉमन जीएसटी क्या होता है, सारी जीएसटी के बारे में हम लोग, हालांकि जीएसटी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जीएसटी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, लेकिन मेरा काम है जीएसटी काउंसिल पढ़ना, जीएसटी परिषद है ना, जो कलेक्ट करता है, कौन इसके सदस्य होंगे, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या इसकी योग्यताएं होती है, उनके बारे में हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। और जीएसटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वाले सर आपको इसमें पढ़ाएंगे। आगे हम बात करें, हम लोग विभिन्न आयोगों को देखेंगे, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है ना, जिसको आप लोग एससी आयोग बोलते हैं, एससी कमीशन, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, एससी कमीशन को एक साथ में देख लेंगे। और यहीं पे हम लोग अनुसूचित जो जनजाति आयोग होता है यानी कि एसटी कमीशन है ना, तो हम लोग एसटी कमीशन को भी यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद जो होता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जो बीसी कमीशन बोलते हैं ना, बीसी आयोग को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। भाषाई आयोग के भी कमीशन बने गए हैं, तो भाषाई आयोग का भी कमीशन देखेंगे। आपने कुछ भाषा आयोग जो कमीशन था उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है, अगर जो नहीं पढ़ा है तो वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाने का काम करेंगे, पूरी भाषाई आयोग को हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो आप मैंने कार्यपालिका में दिखाया था कि महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी को तो वहां पे उसके कार्य को पढ़ेंगे, साथ साथ यहाँ पे हम लोग संवैधानिक निकाय में भी पढ़ेंगे महान्यायवादी को और महाधिवक्ता को। जब महान्यायवादी आपको पढ़ाएंगे तो वहीं पे आपको महाधिवक्ता भी एक ही स्लाइड में पढ़ाएंगे, इस साइड में महान्यायवादी और इस स्लाइड में आपको एक ही स्लाइड में दो पक्ष बांध करके जो आपको महाधिवक्ता पढ़ा दिया जाएगा। इसके क्या योग्यताएं हैं, इसका महाधिवक्ता का क्या योग्यता है, क्या कार्य है, कैसे यह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में, और कैसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है महान्यायवादी केंद्र में। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको आप लोग सीएजी बोलते हैं। ठीक है, हम सीएजी के बारे में संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जो मैंने परिवर्तन की बात कर रहा था वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से परिवर्तन किया है और सिलेबस में या कंटेंट में किस प्रकार कितना दम है, वो आपको इस दम में दम दिखता होगा और आपको पूरा यकीन हो रहा होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी से, आपके नोट से बाहर जाने वाला नहीं है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी हमारे चीजें बची होती है जिसको हम लोग गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। दैट मीन्स वो हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो नीति आयोग हो। आपको पता होगा कि जो पहले की संस्थाएं थी उन्हें मर्ज करके अभी वर्तमान में नीति आयोग बना दिया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जब हम आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा रहे होंगे तो वहीं पर हम आपको राज्य के भी मानवाधिकार को एक साथ में पढ़ा देंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि एक राज्य में क्या काम ये राज्य मानवाधिकार करता है और किस प्रकार से काम राष्ट्र में मानवाधिकार करता है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होता है, इसके आयोग के सिलेक्शन कैसा होता है, उसके बाद जो इसके सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है। इन सभी चीजों को हम लोग एक ही स्लाइड में दो पक्ष में बांट करके एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और मुझे पढ़ाने में भी तो मजा आ ही रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, है ना। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी को भी हम लोग गैर संवैधानिक निकाय में एक साथ पढ़ लेंगे। इसके आयोग के नियुक्ति कैसे होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इसके सदस्य का योग्यताएं क्या होती है, कौन इसको नियुक्त करता है, कितने सालों तक ये पद पे रह सकता है, क्या काम करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ब्यूरो नहीं ब्यूरो होगा, ब्यूरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NIA, है ना, NI। ये टॉपिक जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये इस टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो गया है,
ये है राष्ट्रीय अन्वेषण आयोग, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन और कमीशन, है ना। यहाँ पे एजेंसी हो जाएगा ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन और ब्यूरो, है ना। CIB के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम आपको लोकपाल पढ़ा रहे होंगे तो वहीं पर हम लोग लोकायुक्त को भी देख लेंगे। दैट मीन्स लोकपाल और लोकयुक्त को एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करें, हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अन्वेषण आयोग, नेशनल जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे परिसीमन आयोग, कि देख रहे होंगे कि जो आपका राज्य है, आपके राज्य में पहले कुछ अलग जिला था और उन कुछ जिलों को काट करके एक अलग जिला बना दिया जाता है। ये जिला बनाते कौन है, हाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिसीमन आयोग में किस प्रकार से परिसीमन आयोग काम करता है, या इसका जो एक अंग होता है वो होता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे कि परिसीमन आयोग जब भी काम करेगा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से काम करेगा। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, उसके अंदर में कौन कौन से राज्य आते हैं, किस प्रकार से काम करता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक निकल के आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, NDM, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद होता है अथॉरिटी, NDRM, है ना, नेशनल डिजास्टर, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब हम आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पढ़ा रहे होंगे तो वहीं पे हम आपको राज्य का भी आपदा प्रबंधन, दैट मीन्स SDMA, यहीं पे हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद एक और आता है, अगर आपके जिले में मान लीजिए किसी तरह का अगर आपदा आ जाती है तो वहां पर कैसे निपटा जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक साथ में, है ना, ये एक साथ में हम लोग इसको कवर करेंगे। साथियों, जो मैंने बदलाव की बात किया है वो आपको बदलाव दिख रहा होगा कि मैं नहीं चाहता कि चूंकि आपको बहुत सारे सिलेबस पढ़ना होता है, केवल पॉलिटी ही नहीं पढ़नी होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटी में आपको एक भी टॉपिक छूटेगा, आपके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, आपको बिंदु तक भी नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, टॉपिक को कवर करने का तरीका बिल्कुल भी अलग होगा। हम लोग कंपेरेटिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके सीधा दिमाग में छप जाए। आगे हम बात करें तो आगे जो आपको दिखेगा, इनके अलावा भी अगर कोई चीजें बच जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे अन्य संवैधानिक आयोग, ने यहाँ पे संस्था कर देते हैं, ठीक है, अन्य संवैधानिक संस्था, अन्य संवैधानिक संस्था जो जैसे कि काम करती है हमारे राज्य भाषा, है ना, भारत के राज्य भाषा क्या है। आप जनरली लोग कहते हैं कि हिंदी, हिंदी हमारा राज्य भाषा भारत का है लेकिन राष्ट्र भाषा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है तो संविधान में इसका कोई प्रबंध नहीं किया गया, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नहीं, कहा हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यदि आप आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343A को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजभाषा क्या है और इसका हिंदी के साथ में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहकारी समितियां, किस प्रकार से जो है कोऑपरेटिव कमेटी बनते हैं। कोऑपरेटिव कमेटी क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में काम करना होता है सरकार को तो वह किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ते हैं और अपना उसके साथ टाई अप कर लेता है। दैट मीन्स जहाँ पे एक राज्य जो है, या राज्य मीन्स हम केवल यूपी बिहार या झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी राज्य, चाहे वो केंद्र की बात करें तो पॉलिटी में जो है साथियों यहाँ पे राज्य ही बोला जाता है, चाहे वो देश बोले या फिर राज्य बोले, हम लोग इसमें राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य की अलग ही परिभाषा है। जब हम आपको आर्टिकल 12 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 12 पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको विशेष रूप से राज्य की परिभाषा बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। क्या BSNL राज्य है, तो हम आपको आर्टिकल 12 में पढ़ाएंगे क्या BSNL राज्य है कि नहीं। आपका जो पटना जंक्शन है, क्या यह राज्य है या राज्य नहीं है। तो राज्य जो आप सोच रहे हैं कि वो राज्य नहीं है। इसके अलावा भी पॉलिटी में, मैं अदर की बात नहीं करता, पॉलिटी में जो है राज्य की अलग ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है, कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, क्या कैटेगरी होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जब राज्य जो है
किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में टाई अप करके किसी विशेष पार्टिकुलर पे काम करता है तो उसको हम लोग उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे सहकारी समितियां। इसका काम भी यही होगा कि किस कंपनी के साथ में मिल करके हम अपने राज्य में अपने देश में बेहतर से बेहतर काम कर सके। जैसे आपने सुना होगा कि मेट्रो बनता है तो मेट्रो केवल एक सरकार नहीं बनाती है, उसमें कई कंपनियों का टाई अप क्या होता है और कैसे होंगे, वह सरकार जो सहकारी समिति होती है वो तय करता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट किस कमेटी के तहत या किस कंपनी के साथ में काम करेंगे। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे दल बदल परिवर्तन। दल परिवर्तन कानून होता है ना, दल परिवर्तन या दल बदल भी बोलो इसको, दल बदल कानून या दल परिवर्तन कानून। अगर कोई ए नाम का मानो सांसद है या विधायक है, अगर वह बी नाम के किसी पार्टी के साथ में चला जाता है, क्या उनकी सदस्यता बची रहेगी या उनकी सदस्यता चली जाएगी, यह डिसाइड कौन करेगा, यह सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, दल बदल परिवर्तन कानून में। ठीक है, विशेष रूप से जब हम लोग संविधान ये 52वां संविधान संशोधन पढ़ रहे होंगे, 52वां संविधान संशोधन 1985 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको डिटेल रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, राजनीतिक दल है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी, कैसे पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है, कौन उसको मान्यता देता है, कौन सा जो है पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी होगा, कौन सा पार्टी वो क्षेत्रीय पार्टी होगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, इन सभी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, राजनीतिक दल में। इसके अलावा उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जैसे आपने सुना जो उसको एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, इसको पार्टिकुलर लोगो दिया जाता है ताकि वो किसी और पार्टी को वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्या क्या और सुविधाएं क्या क्या मिलती है, उन सभी के बारे में हम उसमें राजनीतिक दल में पढ़ेंगे। अगर हम इसके बाद भी अगर बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे गठबंधन की सरकार। गठबंधन सरकार क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा बिहार में, तुम पता नहीं लगभग बहुत लंबे समय से इसमें गठबंधन की सरकार रहा है, कभी बीजेपी प्लस जेडीयू, कभी जेडीयू प्लस आरजेडी, इस तरह से सरकार मिलकर के बनता रहता है। अगर केंद्र की भी बात करें, केंद्र में भी अभी एनडीए की सरकार है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां पे एनडीए की सरकार है जहां पे कई पार्टियों का समूह मिलकर के सरकार बना रहा है। जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे गठबंधन सरकार में, जब गठबंधन सरकार कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी को तय करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, गठबंधन के सरकार में। इसके साथ ही जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे चुनाव कानून, या क्या क्या सुधार हो सकता है, इलेक्शन का रूल क्या है। आपने सुनते होंगे कि आचार संहिता लागू हो गया, वो आचार संहिता क्या है, कब तक लागू होता है और कब से लागू हो जाता है, कब से प्रभावी होता है, कब तक रहता है, कैसे उल्लंघन करेगा, कौन यह जांच करेगा उन्होंने उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। ये बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है साथियों, और जो है इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हम लोग इस चुनाव कानून में, इलेक्शन रूल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे सुधार के इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में, कि वर्तमान समय में क्या क्या रिफॉर्म चुनाव आयोग में या चुनाव रूल्स में किया जा सकता है ना, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें तो यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप है ना, कि प्रेशर ग्रुप आप देखे होंगे एनजीओ, कई सारे एनजीओ होते हैं है ना, जिसके या फिर जो कुछ नक्सलवादी टाइप से कुछ ग्रुप्स होते हैं, किस प्रकार से सरकार को दबाव में ला करके काम करता है, एक ग्रुप बना करके, हम लोग उस सारी चीजों को इसमें दबाव ग्रुप में पढ़ेंगे। इसके साथ जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम नहीं इसका, जो विदेश नीति पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, कि भारत का वर्तमान विदेश नीति क्या है, कैसे यह परिवर्तन हुआ, जब से हम आजाद हुए थे उस समय हमारी विदेश नीति क्या थी, है ना, और वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। हम लोग अभी जो है पड़ोसी देश को लेकर के विशेष तौर पे चिंतित रहते हैं कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो मेरा रिलेशन रहा है लगातार अभी लगभग को तो खराब भी होता जा रहा है। भले हमारे किसी, चाहे हम इजराइल की बात करें, रूस की बात करें, उनसे निश्चित तौर पे हमारा रिश्ता बेहतर हुआ है, लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें पड़ोसी देश, चाहे वो हम लोग अभी वर्तमान हाल ही में आपने देखा होगा मालदीव की घटना को, है ना, किस प्रकार से उन्होंने एक छोटी सी देश है भारत को आंख दिखा देता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश जिसका जन्म ही भारत के द्वारा कराया गया है, वो आज भारत को आंख दिखा रहे हैं, है ना, उन सभी के बारे में हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध के में पढ़ेंगे। किस प्रकार से भारत को अपने विदेश नीति में सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, विदेश नीति में पढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी चीजें और बच जाएगी उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक डिसाइड किए हैं, जिसका हम नाम दिए हैं मिसलेनियस, है ना, क्या नाम दिए हैं, मिसलेनियस यानी कि विविध। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें जो भी चीजें बच जाएगी, इसके अलावा चाहे वह भाग हो, हमारे जो संविधान में 22 भाग हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे, 12 अनुसूचियां हैं वो पढ़ लेंगे,
395 अनुच्छेद हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा होगा ना, आपने देखा कोई टीचर आए और अनुच्छेद 1 से आए और पढ़ाना शुरू, अनुच्छेद 1 पढ़ाएं, 2 पढ़ाएं, 3 पढ़ाएं, इस तरह से पढ़ा करके आगे निकल जाते हैं। साथियों मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि ये पॉलिटी पढ़ने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल हम लोग आर्टिकल के माध्यम से पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पॉलिटी में पकड़ बनाना है और एक सीट अपनी पक्की करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम लोग तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक अलग पेज में, एक अलग क्लास में आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक हम लोग एक जगह देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में देख लेंगे, संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, किस देश से क्या क्या लिया गया है, चाहे हम लोग आयरलैंड की बात करें, चाहे हम लोग अमेरिका से बात करें, है ना, अमेरिका से हम लोग क्या लिए, ब्रिटेन से क्या लिए, कनाडा से क्या क्या लिए हैं, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे संवैधानिक स्रोत में। ये जो साथियों क्लास है तो आपको इंट्रो वीडियो के तौर पे दिया जा रहा है, हम लोग क्या क्या आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इनकी इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। फिर अगले ही क्लास से हम लोग अपना क्लास जो शुरू कर देंगे, सिलेबस के तौर लेकर के आएंगे और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद भी अगर हम देखेंगे वरीयता क्रम, आपके बिहार एसआई के एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि वरीयता क्रम से एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो पहले आएंगे या फिर राज्य के राज्यपाल पहले आते हैं, है ना। 4-5 आपको लिख दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो गया, कभी मुख्यमंत्री लिख देता है, कभी जो उपराष्ट्रपति लिख देते हैं, कभी पूर्व प्रधानमंत्री लिख देता है। तो उसके वरीयता क्रम क्या क्या हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर इनके बाद भी हम देखें, हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल को पढ़ लेंगे, देख लेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ था, कौन सा मंत्रालय किसको मिला, और फिर जो है बाद में हम लोग किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण होने के बाद हमारे देश में किस प्रकार से लागू हुआ, कैसे भारत ने जो है अपने संविधान को फॉलो करते हुए आज जो भारत, अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और तत्कालिक रूप से यहीं से अनुच्छेद 5 से लागू होना शुरू हुआ, 5, 6, 7, है ना, इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। कुछ यहाँ पे लोग लगभग इस दिन 15 अनुच्छेद टोटल लागू हुआ था। कितने अनुच्छेद साथियों? 15 अनुच्छेद। कई बार ये वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार एसआई में कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कितने आर्टिकल लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 15 अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू हो गया था। लेकिन वहीं हम बात करें 26 जनवरी 1950 की, कितनी? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और यहाँ से एक भारत में एक अलग ही मुहिम चला। अगर हम लोग यहाँ से भी देखें और आज भारत जो है 2025, है ना, 2025 में आ गया। लगभग यहाँ से बात करें हमारे पास 75 साल से भी ज्यादा हमारे पास समय हो चुका है। इस बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से बदलाव आया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। साथियों ये जो आपने वीडियो देखा, ये आपको हम सिलेबस का एक रूपरेखा बताएं किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। आपको यकीन हुआ होगा कि मैंने एक अलग ही तरीके से पढ़ाने का आपको प्रयास किया है, जिसमें आपको लोड कम पड़े और सीधा आपके दिमाग में छप जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्परेटिव स्टडी, है ना, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए साथियों अगर हम आगे बात करें, देखिए आपने सिलेबस तो देख ही रखा होगा और पिछले क्लास में मैंने बता रखा था पीटी के बारे में, है ना, कि बिहार एसआई का जो पीटी होता है, बिहार एसआई होता है, दरोगा का जो पीटी एग्जाम होता है, उसका मैंने सिलेबस बता ही रखा है, अभी भी डिस्कशन मैंने करा है। इसमें जो है आपको पॉलिटी किस प्रकार से भूमिका निभाता है ये मैंने आपको बताया। इसमें आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ किस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे साथियों, केवल आप फैक्ट रट करके या कुछ चीजों को याद करके, कुछ डेट याद करके आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैंने जो आपको तरीका बताया ये मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाए और कंपैरेटिव स्टडी किया जाए, इसलिए मैंने इस तरीके को फॉलो किया है। उम्मीद करते हैं साथियों सारी बातें आपको समझ में आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल से जुड़ करके रहें, आपकी एक सीट आपकी पक्की होगी। दूसरे का मुझे नहीं पता, अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहे होते हैं और लगातार सारी वीडियो को आप फॉलो करते हैं, एकमात्र चैनल होगा पूरे बिहार में जो कि
बिहार दरोगा का निशुल्क तौर पे तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पे प्री का भी और मेंस का भी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री में। कोई जो है इसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी और आपके कंटेंट में दिखा होगा। और बस अब जरूरत है आपकी कि आप किस प्रकार से तैयार होते हैं। क्या आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आना है या नहीं आना है? अगर आना है तो आप इस चैनल से ज्वाइन करके लगातार पढ़ते रहें। आप पूछेंगे सर फॉर्म सोर्स क्या अपना है, मैंने आपको बता रखा है साथियों। चाहे आप डीडी बसु देख लीजिए, सुभाष कश्यप देख लीजिए, लक्ष्मीकांत देख लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, किसी में भी इस तरीके को फॉलो नहीं किया गया है ऐसे पढ़ाने का, ठीक है ना। तो अगर सोर्स की बात करूं तो मैंने इन सारी किताबों को, मेरा जो बेसिक जो सोर्स है वो है एनसीईआरटी। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से हर दिन या हर एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा मुख्य सोर्स होगा। इसके अलावा भी मैंने कई रेफरेंस बुक हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, डीडी बसु हो, सुभाष कश्यप हो, इन सभी को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आपको कुछ भी इसके अलावा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि सर और क्या मिलेगा मेरी तरफ से? और आपको मिलेगा प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स। मैं जो आपको बोर्ड पे पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड वाले पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। अब मैंने साथ साथ में जो पढ़ा रहा होता है वो भी आपको मिल जाएगी, और वो भी चाहे तो आप साथ साथ में लिखते चलें। इसके अलावा इसी जो टेलीग्राम चैनल है राठौर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर, या टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर आपको सारी नोट्स सिलेबस का और जो आपको भी नोट्स आगे दिया जाएगा उन सब का आपको वहां पे मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में चीजें आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है तो आप जो है निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द काम करें और आपके क्वेश्चन को हम जवाब दे पाए। सभी को ढेर सारे धन्यवाद। सभी को जय हिंद,